वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। महासंग्राम रिवीजन क्लास 2023 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल साइंस का महासंग्राम रिवीजन क्लास होगा। बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पूर्ण रूप से क्लास समर्पित रहेगी और जिसके अंतर्गत हम पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, ये आपका सिलेबस है, मतलब ये चैप्टर का नाम, मतलब पेपर का नाम है और इससे रिलेटेड जितने भी आपके चैप्टर्स होंगे उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। आप सभी लोग जितने वीडियो देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसी प्रकार से आप अन्य सब्जेक्ट की भी क्लासेस ग्रहण करते रहे। ओके, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, ये आपके पेपर का नाम है। बीए थर्ड सेमेस्टर में आपको पॉलिटिकल साइंस जो लिए होते हैं उनको ये पढ़ना होता है। इससे पहले लिखित मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर और विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनको मैंने सॉल्व करवाने का प्रयास आपके चैनल पर किया है। तो आप देखेंगे लगभग 2-3 विश्वविद्यालय के पेपर हो चुके हैं जिनको मैंने अपने चैनल पर अपलोड भी किया है। तो आप लोग उन क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और परीक्षा देने से पहले एक बार इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सबसे पहला चैप्टर आपका है भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया और उसी से शुरुआत करते हैं हम और जानते हैं आखिरकार कि किस प्रकार से चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको उनके उत्तर को आपको कैसे लिखना है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है लोकतंत्र या प्रजातंत्र, जिसको आप अंग्रेजी में डेमोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है, इसी को। तो आपसे प्रश्न कह रहा है कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र की परिभाषा दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है। लोकतंत्र की एक परिभाषा आप लोगों को तो सभी लोगों को पता ही होगी, ठीक है। किसकी परिभाषा है लोकतंत्र? अब्राहम लिंकन की परिभाषा। अब्राहम लिंकन की परिभाषा जो है 1863 में उन्होंने दिया था, ठीक है। ये आगे चल करके यहाँ पर मैंने इसको जो है संकलित करने का प्रयास किया है, अभी समझते हैं। देखें उत्तर में आपको लिखना क्या है। अब चाहे आपकी परीक्षा लिखित हो चाहे ऑब्जेक्टिव, दोनों की दृष्टि से या वीडियो महत्वपूर्ण होगा। देखिए इसमें लोकतंत्र उस शासन व्यवस्था को कहते हैं, किस शासन व्यवस्था को? ऐसी शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं जिस शासन व्यवस्था में जनता जो होती है स्वयं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे तो जनता प्रत्यक्ष रूप से भी शासन कर सकती है और अप्रत्यक्ष रूप से भी शासन जनता का दिखाई पड़ सकता है लोकतंत्र में। तो ये एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा संपूर्ण जनता के हित को दृष्टि में रख करके, किसको? संपूर्ण जनता को हित में रख करके, संपूर्ण जनता की बातों को ध्यान में रख करके उनके हित को साधने की दृष्टि से जब हम शासन करते हैं तो वही होता है आपका लोकतंत्र। वही व्यवस्था लोकतंत्र कहलाती है। कौन सी? लोकतंत्र उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा संपूर्ण जनता के हित को दृष्टि में रखकर शासन करती है, उसको बोलते हैं लोकतंत्र। इसी परिभाषा को कहीं ना कहीं पे जब एक कोटेशन मिल जाता है अब्राहम लिंकन का, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, मतलब उस समय के 1863 ईस्वी में, आप देखते हैं अब्राहम लिंकन ने जो है गैटिस वर्ग में एक परिभाषा दी और मतलब एक भाषण था गैटिस वर्ग में उसी भाषण में उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा को देते हुए कहा, लोकतंत्र के बारे में कहा कि लोकतंत्र शासन का वह रूप होता है, कैसा रूप होता है? ऐसा रूप जिसमें जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। यानी जनता का शासन होता है, जनता के लिए शासन होता है और जनता के द्वारा भी शासन होता है। क्लियर? ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अब्राहम लिंकन ने कहा था। ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था का वह रूप है या लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन होता है। आगे लॉर्ड ब्राइस के कथनों को भी हम भूल नहीं सकते लोकतंत्र को पढ़ते हुए। हालांकि इन सभी चीज़ों को मैंने चैप्टर वाइज वीडियो जब प्रोवाइड करवा रहा था तो उसमें मैंने बताया है, आप देख लीजिएगा, वीडियो पूरी पड़ी हुई है लोकतंत्र के बारे में और खास करके भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया, पहले चैप्टर का नाम है, मैंने पूरा विस्तार समझाया था, उसमें समझेंगे। यहाँ पर लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि प्रजातंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें राज्य सत्ता किसी विशेष वर्ग में केंद्रित ना हो करके संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित करती है, मतलब निहित रहती है। निहित माने होता है सभी एक प्रकार से समाज के सदस्यों में लगता है कि एक प्रकार से जो किसी विशेष वर्ग के बारे में सरकार काम नहीं करती, जनता के मतलब प्रत्येक मतलब जनता के हितों को ध्यान में रख करके चीज़ें करती है, वो चीज़, ठीक है। देखिए आगे
आगे समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। क्या कहा लॉर्ड ब्राइस ने कि प्रजातंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें राज्य सत्ता क्या होती है, राज्य सत्ता किसी विशेष वर्ग में केंद्रित ना होकर के संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। डायसी महोदय की भी परिभाषा ध्यान रख लेंगे। डायसी कहते हैं कि प्रजातंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें शासन वर्ग संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग होता है। यानी किसी एक वर्ग में, जैसे आप देखते राजतंत्र था, तो राजतंत्र में होता क्या था कि भाई राजा का लड़का ही राजा बनेगा, लेकिन अब राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा। जो योग्य होगा, जो कुशल होगा, जिसके पास स्किल होगी राजा बनने की, वह राजा बनेगा। ठीक है, तो लोकतंत्र को मिलाकर के जनता के द्वारा शासन होता है और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं जनता पर। क्लियर। आगे बढ़ते, दूसरा प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न आपसे पूछा सकता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किसे कहते हैं भाई? तो जब जनता शासन के कार्यों में भाग लेने लगती है तो उसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र आप देखते हैं, आपको बता दूं कि जो है स्विट्जरलैंड मात्र देश है। स्विट्जरलैंड चूंकि छोटा देश है और छोटे छोटे राज्यों में, देशों में ही आप प्रत्यक्ष प्रजातंत्र देख सकते हैं। उनमें से सबसे बढ़िया नाम जो है वो स्विट्जरलैंड का नाम आता है। तो प्राचीन यूनान में और रोम के नगरों में इसी प्रकार का प्रजातंत्र प्रचलित था और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र बड़े बड़े देशों में संभव नहीं हो पाता है। अगर बात की जाए भारत में कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात कही जाए, अगर कोई कहे तो एक प्रकार से मूर्खतापूर्ण वक्तव्य होगा उस चीज़ का। तो इसीलिए भारत में सक्सेस नहीं है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मतलब होता है कि जनता खुद ही बता दे कि भाई ये नियम ठीक है, ये नियम बनाओ, ये। अब अच्छा, हम लोगों में क्या होता है, जनता के द्वारा कुछ बहुत विशाल जनता के द्वारा जो क्षेत्र से मान लेते हैं आपने सांसद चुना है, तो आपके सांसद जो होते हैं आपकी तरफ से आपकी बातों को रखते हैं संसद भवन में, मतलब आपका प्रतिनिधित्वकरण कर, मतलब कि आपका प्रतिनिधित्व करते हैं सांसद भवन में। कौन? आपके जो सांसद होते हैं, आपने अपने क्षेत्र से उनको जिताया है तो वो होते हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े देशों में संभव नहीं, छोटे छोटे देशों में यह लागू किया जा सकता है। स्विट्जरलैंड के कुछ जो है कैंटनों में आज भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रचलित है और इसीलिए उसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। किसको? स्विट्जरलैंड देश जो है उसको प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है। देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनता है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में, तो स्विट्जरलैंड में है। क्लियर। तीसरा नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया कि प्रजातंत्र की विशेषताएं बताइए। बढ़िया प्रश्न है भाई, बताओ प्रजातंत्र की विशेषता बताने का प्रयास करो। जितने भी लोग देख रहे हो, प्रजातंत्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखिए, प्रजातंत्र की बात की जाए तो प्रजातंत्र की निम्न विशेषताएं हैं। पहला है भाई कि शासन में जनता का प्रतिनिधि होता है, मतलब प्रतिनिधित्व होता है, यानी शासन चाहे जो भी हो, जनता का उसमें योगदान होता है। आपके द्वारा ही सांसद चुने जाते हैं, आपके द्वारा ही विधायक चुने जाते हैं, चाहे राज्य सरकार की आप बात करेंगे चाहे केंद्र सरकार की बात करेंगे। तो राज्य सरकार में बैठा हुआ जो मुख्यमंत्री है वो भी आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के वोट पर ही बैठा हुआ है, यानी कि जो आपने विधायकों को चुना है उनसे जो है बोलते हैं मुख्यमंत्री बनते हैं। और जो आप खास करके सांसदों को चुनते हैं वो सांसद मिल करके किसका निर्माण, मतलब एक प्रकार से वो प्रधानमंत्री को बनाते हैं, वो प्रधानमंत्री को वोट देते हैं, प्रधानमंत्री को सपोर्ट करते हैं। क्लियर। तो जनता का प्रतिनिधित्व होता है किसमें? शासन में, प्रजातंत्र में। इसके अलावा दूसरी विशेषता, जनता के हितों की रक्षा होती है किसमें? प्रजातंत्र में। तीसरी बात यह है कि प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये बात भी ध्यान रखिए, उनको प्रत्येक 5 साल के बाद में फिर जनता के बीच में आना होता है। इसीलिए जनता के बातों को अगर मान लेते हैं आज जीत गए आप और आप जनता की बातों को नहीं सुन रहे हैं ना, तो अगली बार में क्या होगा, क्योंकि भारत बहुदलीय प्रणाली है, ऐसा नहीं कि एक पार्टी है, दूसरे पार्टी का अगले चक्कर वोट दीजिए। तो ये सिस्टम है, बड़ा बढ़िया सिस्टम एक माना जाता है एक प्रकार से लोकतंत्र में। खास करके भारत देश में अगर बात की तो लोकतंत्र ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत को ही कहा जाता है और बड़ी मिसाल भी देता है दुनिया को भारत। ठीक है, लोकतंत्र की दृष्टि से। चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। देखेंगे, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या होता है? अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष तो आपने समझ लिया, अप्रत्यक्ष क्या होता है? जनता जब अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भाग लेती है तो उसे अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट जनता शासन नहीं चलाती है, जनता के द्वारा कुछ चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन चलाते हैं और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के वोट देने से प्रधानमंत्री बनते हैं। तो प्रधानमंत्री जो है चीज़ों को करते हैं और जो आपके द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो कोई नियम कायदा बनता है तो उसमें पर्याप्त भागीदारी उनकी होती है। ठीक है,
तो भारत देश में क्या है, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र मान सकते हो। बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए प्रजातंत्र के इसी रूप को खास करके आज अपनाया गया है और प्रतिनिधियों को जनता ही निर्वाचित करती है और वे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायी मतलब कि जनता के प्रति उत्तरदायी मतलब कि वो जनता पर ही डिपेंड होते हैं कि भाई चूंकि उनको जनता के बीच में फिर आना है 5 साल। अगर केवल 5 साल के लिए जीते तो कोई दिक्कत नहीं, काम मत करो, कोई चलो ठीक है। लेकिन अगर काम नहीं होगा इस बार तो अगली बार फिर आप नहीं जीतोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर आप प्रश्न देखेंगे। 5वां नंबर प्रश्न क्या है, आप ये मत सोचो कि चाहे आप कोई भी सरकार हो तो सरकारें जो होती हैं हम लोगों की एक प्रकार से क्या है, आपने उनको बैठाया है गद्दी पर, उन्होंने आपको नहीं बैठाया है। ये समझो बात, यानी आप इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और आपके एक मत के द्वारा, आपके वोट के द्वारा ही उनका जो है एक प्रकार से वो उस पोजीशन पर बैठे हैं। तो वो अपने घर से कुछ नहीं दे रहे हैं कि भाई उन्होंने काम किया तो हमने काम किया। ये कहते नहीं कि प्रधानमंत्री मतलब कि जो बहुत सारे प्रधानमंत्री के जो है वक्ता लोग होते हैं टीवी पर बैठ के कहते हैं, या अलग अलग विपक्ष के लोग कि हमने ये किया, हमने वो किया। अरे आप लोगों ने क्या किया भाई, ये तो हम लोगों ने एक प्रकार से आपको चुना और हम ही लोगों के टैक्स के पैसे से आप लोग जो है सारी चीज़ें करते हैं। तो इसीलिए तो ये सिस्टम बनाया गया ताकि जो गरीब व्यक्ति है उसको भी एक प्रकार से कुछ हेल्प हो सके। जो बड़े बड़े अमीर व्यक्ति हैं जिनके पास करोड़ों पैसा है, ठीक है, अरबों खरबों पैसा है, उनको और पैसे की का क्या आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन होड़ लगी है समाज को दिखाना है बस, और किसी के पास इतना पैसा है कि वो एकदम से जो है पैसे में जो है एकदम से उसी पे सोता है, उसी सारा काम होता है उसका, और किसी के पास खाने तक की रोटियां नहीं है। तो ये थोड़ा सा इसीलिए सरकार को चुनाया था ताकि वो क्या करे, तारतम्यता स्थापित करे समाज में कि कोई व्यक्ति एक प्रकार से लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, ठीक है। हालांकि चले अगला प्रश्न आपका, सांप्रदायिकता क्या। तो ये मत सोचो कि वो अपने पैसे से कर रहे हैं, अपने घर से नहीं, आपके द्वारा टैक्स होता है। जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं और जितने भी लोग होते हैं आपके पैसे से, और उद्योगपति अपने घर से कुछ नहीं करते हैं, बस उनके पास चूंकि पूंजी थी, पैसा था, उन्होंने क्या करा, पैसा अपना लगा दिया, फैक्ट्री स्थापित करी, मेहनत करी। हालांकि पूंजीपति बनने के लिए ऐसा नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं करी, मेहनत बहुत करी है। लेकिन अब क्या होता है कि वो उन लोगों ने क्या कर दिया, फैक्ट्री उनकी चल रही है, अब उससे क्या कर रहे हैं, जो मतलब कि मजदूर लोग हैं काम कर रहे हैं और चीज़ें बन रही हैं, उसी प्रोडक्ट को आपको बेचा जाता है। जो भारत के आम नागरिक हैं उनको प्रोडक्ट बिकने के लिए आता है, और उस पर क्या होता है, इनकम ऑफ ऑल टैक्सेस जो है पहले से लगा होता है। यानी 1 रुपये की अगर आप टाफ़ी 2 खरीद के खाते हैं तो उस पर भी आप टैक्स देते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि जो कंपनी या फिर जो टैक्स देते हैं 5 लाख रुपये से ऊपर या फिर 10 लाख रुपये जो भी कमाते हैं वो टैक्स देते हैं महीने का। तो ये मत सोचो कि बस वही वो प्रत्यक्ष टैक्स देते हैं, आप अप्रत्यक्ष टैक्स देते हो। तो ये मत सोचो कि मैं टैक्स नहीं देता हूँ। भारत का गरीब से गरीब लोग भी टैक्स देता है। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला 1 रुपये की टाफी आप खरीदते हो उस पर भी कंपनी को टैक्स देते हैं, ठीक है, और वह कंपनी सरकार को तब टैक्स देती है। ऐसा नहीं, ठीक, क्लियर, समझ में आ रही। तो सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है भाई, सांप्रदायिकता मतलब होता है वर्गीय भावना जो अपने समूह या वर्ग के लिए विशेष अधिकारों और हितों की रक्षा पर आधारित होती है। पंडित नेहरू कहते हैं कि सांप्रदायिकता धार्मिक एकता पर आधारित वह वर्गीय भावना होती है जिसका वास्तविक उद्देश्य उस वर्ग विशेष के लिए राजनीतिक शक्ति और अधिकारों को प्राप्त करना होता है। यह वस्तुतः गुट मानसिकता होती है जो स्वयं को किसी धार्मिक संप्रदाय के ऊपर आधारित करती है, लेकिन उसका उद्देश्य राजनीतिक शक्ति एवं संरक्षण उसको प्राप्त होता है। मतलब क्या होता है कि कुछ चंद लोग जो होते हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए क्या करते हैं, हम और आपको सांप्रदायिकता के चंगुल में जकड़वा देते हैं। 10 दिन टीवी बैठ करके डिबेट करते हैं, न्यूज़ चैनलों वाले डिबेट में खूब ज़्यादा ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि मतलब कि हिंदू मुस्लिम वाला, और इससे सांप्रदायिकता और भड़कती है। विश्वास मानिए कि आप टीवी मत देखिए तो ऐसा लगेगा कि भारत जैसा अमन चैन कहीं पर नहीं है। अब 10 दिन आप टीवी देखो, भले ही आपके इधर कोई बवाल ना हुआ हो, लेकिन आपको लगेगा कि भाई बड़ा बेकार जो है ये होता है, ये काम बड़ी बेकार है, ये काम बड़ी बेकार, इस प्रकार से लगने लगता है। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग अपने आप को धर्म के ठेकेदार बताते हैं, कुछ राजनीतिक लोग होते हैं जो कि धार्मिक बेड़ा उठाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें चीज़ें होती हैं। तो वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा कहीं ना कहीं पे देने का काम आज के भौतिकवादी समाज में चल रहा है। तो ये भी एक प्रकार सांप्रदायिकता का कारण है। तो सांप्रदायिकता का मतलब होता है, जैसे आज मैं बात करूं सांप्रदायिकता का, सबसे बड़ा मुद्दा है सांप्रदायिकता आज का।
आप देखते होंगे आए दिनों बवाल होता रहता है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम को लेकर के, ठीक है। तो ये बात हम आपको समझनी पड़ेगी कि भाई हिंदू मुस्लिम लड़ने से कुछ नहीं होगा। भाई देखो, भगवान एक ही है, भगवान एक ही है, समझ रहे हैं ना। अब आप दूसरे विधि से उसकी पूजा कर रहे हैं, हालांकि वो अलग बात है कि हाँ जो है सनातन धर्म सबसे पहले आया और इसके बाद में अलग अलग जो है धर्मों का विकास हुआ, तो ये अलग बात है। लेकिन अब इसमें क्या है कि भाई मुस्लिम धर्म वाले भी अपने हिसाब से भगवान को पाने का प्रयास करते, और ईसाई अलग, सिख अलग, बौद्ध वाले अलग, जैन धर्म, लेकिन सब कहीं ना कहीं पे एक ही ईश्वर की संतान है, ठीक है। कोई हम आपने अब पैदा हुए तो ये नहीं होता कि आप हिंदू, आप मुसलमान, आप शूद्र, आप ब्राह्मण, आप वैश्य, नहीं। अपने अपने हिसाब से जो व्यक्ति भाई, चूँकि जन्म से अब मान लिया गया है कि आप ये हो, आप वो हो, और कुछ अहंकार चूँकि होता है, चीज़ें आ जाती हैं कभी कभी, इस पर भी रिसर्च हुई है, हालांकि इस पर जाएंगे तो बड़ा डिबेट हो जाएगा, बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिकता के दो मुख्य चीज़ें मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात, मुस्लिमों की कट्टरता। नंबर 1 बात क्या है? मुस्लिमों की कट्टरता, मुस्लिम की कट्टरता, ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती। दूसरी बात है हिंदुओं की, हिंदू राष्ट्र की एक प्रकार से मानसिकता। हिंदू लोग क्या सोचते हैं कि जब पाकिस्तान बट गया तो धर्म के हिसाब से, तो फिर ये जो है भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो ये कुछ हिंदू मानसिकता जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्पना। पहली बात, मुस्लिमों की कट्टरता। मुस्लिम लोग क्या सोचते हैं, कुछ लोग आते हैं कि हाँ भाई मुस्लिम लोग एक प्रकार से, मतलब अब मैं यहाँ पर टिप्पणी करूँगा तो ज़्यादा क्या होगा कि लोग सोचेंगे कि सर जी ऐसा बोलते हैं। भाई वास्तविक जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम और आप थोड़ा, अगर आप पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस पर डिबेट खुल करके हम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हम ही आप जो है इस देश के सूत्रधार हैं, हम ही आप इस देश के भविष्य आगे चल करके आपको, आप में से कोई सांसद बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई कुछ भी बनेगा। हालांकि आजकल चांस उतना ज़्यादा है नहीं कि कोई नेता मंत्री बन जाए, सब हथिया लिए हैं। कहने को केवल जो है लोकतंत्र है, बाकी पहले से फिक्स हुआ था कौन प्रधानमंत्री बनने का है, कौन क्या बनता है। कांग्रेस में आप देखते हैं वही चला रहा था, एकदम से राजनीतिक तंत्र लग रहा था। हालांकि चलेंगे, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा, चाहे मुस्लिमों की कट्टरता हो कि धर्म को लेकर के एकदम से, धर्म में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है देश के द्वारा तो वो गलत नहीं है, उसको लेकर के आप टीका टिप्पणी ज़्यादा उस पर आकर के डिबेट या फिर हल्ला मचा करके ये उचित नहीं है। और हिंदुओं की जो हिंदू राष्ट्र की मानसिकता, ऐसा नहीं कि केवल हिंदू ही देश में रहते हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं। आप देखते हैं बड़े बड़े उद्योगपति पारसी ही हैं। तो ये चीज़ों को समझना पड़ेगा, सांप्रदायिकता यही चीज़ है। अगला प्रश्न आपका है 6वां नंबर, राजनीतिक दल की परिभाषा दीजिए। राजनीतिक दल क्या होता है भाई? पॉलिटिकल पार्टी जिसको आप कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी जैसे भाजपा, कांग्रेस, ठीक है, और तमाम सारी पार्टियां हैं। तो भाजपा कांग्रेस दो तो आप जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। और यूपी में तो आपको पता होगा मुलायम सिंह वाली पार्टी समाजवादी पार्टी है वो, और मायावती वाली पार्टी कौन सी, मायावती जी वाली कौन सी पार्टी भाई? बसपा, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। तो एडमंड और अरविंद केजरीवाल जी की आप आम आदमी पार्टी, ठीक है। अच्छा, बनारस में एक पार्टी और पता नहीं, मतलब पार्टी मैंने सुना है, वहाँ पे पोस्टर लगा हुआ था बाप करके, लिखा था कि बाप, बाप मतलब क्या होता है? बहादुर आदमी पार्टी। एक पार्टी कोई बनी है बहादुर आदमी पार्टी, बाप लिखा था। बनारस में मैंने पढ़ा जब गया था, हालांकि वहीं रहता हूँ, तो मैंने देखा कि, तो पहली बार देखा तो बाप पार्टी, तो चौंक गया थोड़ा सी, कौन बाप पार्टी आ गई भाई। तो फिर उसमें जब पूरा पढ़ा तो बहादुर आदमी पार्टी लिखा था। चलें, एडमंड वर्ग के अनुसार ये राजनीतिक दलों की परिभाषा देते हुए कहते हैं, एडमंड वर्ग कहते हैं कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो कुछ सिद्धांतों पर सहमत होकर के अपने संयुक्त प्रयासों के द्वारा जनहित को आगे बढ़ाने के लिए संगठित रहता है। यानी राजनीतिक जो दल होते हैं चुनाव लड़ते हैं। अच्छा, एक दबाव समूह होता है, दबाव समूह जो होते हैं चुनाव नहीं लड़ते हैं, जबकि राजनीतिक दल जो होते हैं ये चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव जीत करके, या चुनाव अगर नहीं जीते, हार भी गए हैं, तो भी जनता के काम में आते हैं, जनता के सुख दुख में जो है हिस्सेदारी बटाते हैं, क्लियर, ताकि आगे चल करके वो जीत सके। अगला प्रश्न, इस समय राहुल गांधी जी को देख रहे हैं भैया, एकदम से टी शर्ट पहन के एकदम से तहलका मचाए हुए हैं पूरे भारतवर्ष में। आगे बढ़ते हैं। गिलक्राइस्ट ने राजनीतिक दल की उपयुक्त परिभाषा देते हुए क्या लिखा है? उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल नागरिकों का एक ऐसा संगठित समूह होता है जो कुछ समान विचारों, समान माने कि कुछ विचार होते हैं, उन्हीं विचारों की को आगे लेकर के एक मतलब संगठन होता है,
और वह संगठन क्या करता है भाई, आगे बढ़ता है और उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए जनता की हित के लिए आगे बढ़ता है। खास करके उन्हीं विचारों के आधार पर गठित होता है और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए सरकार को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। क्लियर। चूँकि राजनीतिक दल बहुत सारे हैं, आप देखते हैं अगर मोदी जी कोई गलत काम करेंगे तो उसके लिए विपक्ष तुरंत जो है आगे बढ़ेगा। ज़रूरी नहीं कि जो काम भाजपा करे वो सही ही होगी, या जो कांग्रेस काम करे वो सही ही है, या जो बसपा करे या फिर जो भाजपा मतलब कि जो है सपा करे वो सही है। ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति अपने आप में हर चीज़ सही नहीं होती है। कुछ मायने में चीज़ें गलत होंगी, कुछ मायने में सही होंगी। ठीक है। अब अगर ज़्यादा 90% सही मायना है, 10% गलत है तो चल जाता है। अगर मान लेते हैं वही 40% जो है आपका केवल सही है, 50-60% गलत चीज़ है, तो उसको लेकर के वो होता है, धरना होता है। लोग जो है उस पर पुनर्विचार के लिए याचिका भी दरवाते हैं कि भाई इस पर विचार करना चाहिए। तो कई सारी चीज़ें होती हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का एक निकाय होता है, निकाय माने संगठन होता है, जो सार्वजनिक प्रश्नों पर पूर्णतः या आंशिक समानता रखते हों तथा सामूहिक प्रयासों के द्वारा शासन के अपने उद्देश्यों के क्रियान्वयन पर विश्वास करते हो। इस प्रकार से ये हो गए आपके राजनीतिक दल। अगला प्रश्न आपका 7वां नंबर प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति कैसे हुई? महारानी या वायसराय द्वारा भारतीयों के लिए कौन कौन सी घोषणाएं की गई थी? इसका उत्तर लिखेंगे चूंकि सन 1857 ईस्वी में आप देखते हैं, वैसे तो 1757 ईस्वी में एक देखें 1757 ईस्वी वह डेट है, प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है। ये प्लासी का युद्ध था। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे, उनके और जो है भारतीय गवर्नर जनरल थे उस समय इंग्लैंड के, उनके बीच में जो है युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। क्लियर। और भारतीय लोग जो है तिथियों का बड़ा ध्यान रखते हैं, और इसी बात को ध्यान में रख करके अंग्रेज़ों को पता था कि भारतीय लोग तिथियों का बड़ा ध्यान रखते हैं। 100 साल के बाद में एक क्रांति होती है 1857 ईस्वी में। ठीक है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं, प्रथम स्वाधीनता संग्राम भी बोलते हैं इसको, 1857 की क्रांति। तो ये इसी में होता है। और आप देखते 1757 से जहाँ प्लासी के युद्ध के बाद से 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, यहाँ से आप देखते हैं कि अंग्रेज अब एक तरीके से पूर्ण रूप से भारत पर अब आगे मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाता है, और अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करने लगती है। और इस प्रकार से यहाँ से लेकर के 100 वर्षों तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खूब धड़ल्ले से शासन करती है। इसके बाद में जब 1857 की क्रांति होती है तो ब्रिटिश क्राउन जो है एलिजाबेथ मतलब वहाँ की रानी थी, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, कंपनी के हाथों से मतलब शासन छीन लिया और एक प्रकार से अपने हाथों में ले लिया। 1858 ईस्वी का अधिनियम आया। उस अधिनियम के द्वारा कहा गया कि भाई अब कंपनी शासन नहीं करेगी भारत पर, अब जो है ब्रिटेन का उपनिवेशवाद हो गया, मतलब उपनिवेश हो गया इंडिया, और अब जो है भारत प्रशासन जो होगा वो ब्रिटेन से होगा। क्लियर। तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम अनेक कारणों में से असफल रहा, और इस आंदोलन में अंग्रेजों की विजय होती है। भारतीय सैनिकों को पराजय का मुख देखना पड़ता है। आंदोलन समाप्त होने के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति करके ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ। ब्रिटिश क्राउन माने होता है ब्रिटिश ताज, यानी महारानी का शासन हो जाता है, जो वहाँ की राजा महाराजा। इस शासन हस्तांतरण के लिए ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी का अधिनियम पारित किया, और इस अधिनियम के बन जाने से महारानी विक्टोरिया एलिजाबेथ मैंने बोल दिया, महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री बन गई। ठीक है। और महारानी ने भारतीयों के लिए कई कल्याणकारी घोषणाएं भी की थी, जिसके उनके प्रतिनिधि के रूप में वायसराय थे उस समय लॉर्ड कैनिंग। उन्होंने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को उसको पढ़ करके सुनाया था, जो महारानी विक्टोरिया के द्वारा एक प्रकार से जब सामग्री बनी तो उन्होंने घोषणा जारी करी थी भारत के लिए खास करके। उसमें कहा गया था पहली बात कि भविष्य में हम युद्ध द्वारा अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं करेंगे। ये बताया था किसने? ये बताया था भाई जो है इंग्लैंड की, मतलब वो जो महारानी थी विक्टोरिया, उन्होंने। दूसरी बात, भारतीय नरेशों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी और उनका सम्मान भी किया जाएगा, मतलब जो भारतीय नरेश माने राजा जो भारत के हैं उनका सम्मान किया जाएगा और उनकी रक्षा की जाएगी। तीसरी बात, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये एलिजाबेथ का एक प्रकार से घोषणा पत्र था। लॉर्ड कैनिंग ने इसको 1 नवंबर 1858 को पढ़ करके सुनाया था। चौथी बात उसमें यह थी कि भारत के लिए कानून बनाते समय यहाँ के रीति रिवाज पर ध्यान दिया जाएगा। ये बात भी एक विशेष बढ़िया थी। और पांचवी बात कही गई थी कि भारतीय नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के योग्यता अनुसार सार्वजनिक जो पद होते हैं, यानी सरकारी पद जो होते हैं, उन पर जो है नियुक्त किया जाएगा। इससे पहले भेदभाव होता था कि अंग्रेज के बच्चे होते थे उनके लिए अलग व्यवस्था होती थी, वो बड़े अधिकारी होते थे, लेकिन जो भारत के होते थे उनको बड़ा अधिकारी नहीं हुआ दिया कर।
तो इस प्रकार से चीज़ें हुई। आगे बढ़ते 8वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न देखेंगे सभी लोग। 8वां देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई सभी लोग। एक मिनट। प्रश्न आपका यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा दिखाई नहीं पड़ रहा है, एक मिनट रुकेंगे। हाँ, देखिए आपका प्रश्न है भाई, क्या है 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 1858 की तुलना में 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम को क्यों श्रेष्ठ माना जाता है? 1858 ईस्वी का अधिनियम मैंने आपको अभी भी पढ़ करके सुनाया। 1858 ईस्वी का जो अधिनियम था, जो मैंने ऊपर अभी बताया, 5 पॉइंट्स आपको उससे रिलेटेड बताया कि भाई मतलब कि जो वो थी महारानी विक्टोरिया, उनके द्वारा जो है घोषणा पत्र जारी किया गया और लॉर्ड कैनिंग ने उसको आकर के उसको सुनाया यहाँ पर। अब 1861 में भी अधिनियम, चूंकि अब उसके बाद में फिर जो है अधिनियम पारित होते हैं ब्रिटिश संसद में, और वहाँ से बन करके भारत पर उसका शासन होता है। तो 1858 मतलब पूछा जा रहा है कि 1858 की तुलना में जो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम था, उसको क्यों श्रेष्ठ माना जाता है? उत्तर में क्या देखेंगे। 1961 के भारतीय परिषद अधिनियम को 1858 के अधिनियम की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसके कई कारण हैं। आइए देखते हैं। पहला कारण आपका है कि इसी अधिनियम के द्वारा, यानी 1961 अधिनियम के द्वारा, भारतीयों को कानून निर्माण के कार्य में भाग लेने के लिए अधिकार प्राप्त हो गया। यानी अब कानून बनाने में भारतीय योगदान मतलब ध्यान में रखा जाएगा, भारतीय विचारों को भी ध्यान में रखा जाएगा। दूसरी बात, इसी अधिनियम में केंद्रीयकरण को त्याग करके विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाया गया। केंद्रीकरण माने होता है कि सत्ता एक ही मतलब कि कोई भी चीज़ हो तो किसी एक के पास केंद्रित हो। अब इसमें ऐसा क्या किया गया, केंद्रीकरण पर ध्यान रखते हुए केंद्रीकरण को विकेंद्रीकरण, यानी विकेंद्रीकरण की नीति मतलब होता है कि 2-3-4 लोगों में या कई लोगों में बांट देना किसी चीज़ को, यह सत्ता का विकेंद्रीकरण कर देना। एक आदमी के पास सत्ता रहे तो उसका मतलब होता है सत्ता का केंद्रीकरण है। अगर उसी सत्ता को कई लोगों में बांट दिया जाए तो सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया। ठीक है, तो ये होता था विकेंद्रीकरण। तो इसी यानी 1700 मतलब 1961 के अधिनियम के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा, 1900 बोल रहा हूँ, 1800, और यहाँ पर 1800 आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये गलत हो गया है, यहाँ पर 1800 कर लीजिएगा। ठीक है, वही मैं सोच रहा हूँ 1900 कैसे होगा। 1861 का अधिनियम आया था। ठीक है, तो 1861 का जो अधिनियम है वो थोड़ा सा गलत लिख गया है। देखिए, 1861 का जो अधिनियम है उसमें केंद्रीकरण को त्याग करके विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाया गया। इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है 1861 का अधिनियम 1858 के अधिनियम से। तीसरा कारण यह है कि इसी अधिनियम के द्वारा, यानी 1861 के अधिनियम के द्वारा, गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला, जिसका प्रभाव 6 माह तक रहता था। अध्यादेश जारी करने का यह अधिकार जो था, ये यहीं से यानी भारतीय संविधान से ग्रहण किया गया है, और भारत में आज तक मतलब कि जो भारतीय संविधान में जो अध्यादेश जारी करने का समय है वो आज भी 6 महीने का है, और यहीं से मतलब 1861 के अधिनियम से ही वो लिया गया है। और यह अधिकार राष्ट्रपति को मिला हुआ है। अब आप देखते होंगे राष्ट्रपति को अधिकार मिला हुआ राष्ट्रपति शासन का। तो उपर्युक्त कारणों से ही आप देखते हैं 1858 की तुलना में 1861 का जो भारतीय अधिनियम है, भारतीय शासन अधिनियम, वो श्रेष्ठ माना जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर प्रश्न आपका है, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो इस अधिनियम के द्वारा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के गठन और जो उनके अधिकारों में परिवर्तन किया गया, आप देखेंगे। ठीक है, आप जैसे कि जो भी चाहे व्यवस्थापिका का चाहे अधिकार रहा हो और चाहे व्यवस्थापिका का खास शायद जो है कार्य रहा हो, उन सभी में आप देखते कुछ मात्रा में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। गवर्नर जनरल की कार्यपालिका में सदस्यों की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई, और उन्हें कुछ विभागों में कार्य सौंप दिया गया कि भाई तुम्हारा कार्य इस विभाग में है, तुम्हारा इस विभाग में है, इस प्रकार से बांट दिया गया। कानून बनाने के लिए वायसराय द्वारा परिषद में 6 सदस्य मनोनीत किए गए। ठीक है, ताकि कानून बनाने में कई सारे लोग जो है एक साथ मिलकर के जो है तमाम सारी विचारधाराओं को ध्यान में रख करके कानून बनाया जाए। तो वायसराय द्वारा परिषद में 6 सदस्य मनोनीत किए जाने लगे,
और इस परिषद के अनुसार इनके सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ा करके 12 कर दी गई 1861 ईस्वी के अधिनियम में। और परिषद के आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे। इस परिषद द्वारा बनाए गए कानून को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार भी किसके पास होता था? गवर्नर जनरल के पास हुआ करता था। ठीक है। और इस अधिनियम में आप देखते हैं गवर्नर की सहायता के लिए प्रांतों में गवर्नर जनरल के पद की व्याख्या मतलब व्यवस्था भी की गई थी, जिसमें से 4 से 8 सदस्य हुआ करते थे। क्लियर। तो ये था 1861 का अधिनियम। 10वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है 1892 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो 1892 में भी एक अधिनियम आया था भारत पे शासन करने के लिए, खास करके भारतीय परिषद अधिनियम। मतलब समय समय पर जो है ब्रिटेन से अधिकार मतलब आते थे, मतलब जो है नियम कायदे बना करते थे कि भाई ये कानून अब लगाना है। चूँकि आप देखते हैं समय और परिस्थिति के हिसाब से कानून वगैरह बदलते रहते हैं, कब कौन सा कानून चलता है और उसमें संशोधन करने की आवश्यकता, तो बाद में फिर से संशोधन होकर के कानून बनता है। क्लियर। तो भारतीय जनता की मांगों को ध्यान में रख करके क्या किया गया? भारतीय शासन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने के लिए 1892 ईस्वी का अधिनियम पारित किया गया। वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 12 से 16 कर दी गई इसमें 1892 ईस्वी के अधिनियम में। और केंद्रीय और प्रांतीय दोनों ही परिषदों में इसी कारण से सदस्यों की संख्या आधी भी निर्वाचित सदस्यों से ज़्यादा थी। यानी जो पहले 6 थी, फिर 6 से बढ़ा करके जो है 12 की गई थी। आप देखते हैं 1861 के अधिनियम में। वही 1892 ईस्वी के अधिनियम में आप देखेंगे कि 16 सदस्य हो गए। केंद्रीय और प्रांतों दोनों ही परिषदों में आप देखते हैं इसी कारण से सदस्यों की संख्या अभी भी निर्वाचित सदस्यों से ज़्यादा थी। और परिषद के मतलब ये मनोनीत सदस्य थे। ठीक है। वायसराय अपने मनोनीत करता था, पहले 6 फिर 12 और फिर अब 16। क्लियर। मनोनीत माने होता है जो जिसको मतलब अच्छा लगा राष्ट्रपति को, मतलब उसको वायसराय को, तो उसने क्या कर लिया विभिन्न क्षेत्रों से कि भाई ये इस क्षेत्र में आगे है, इसको बैठा लो परिषद में शामिल कर लो। ये इस क्षेत्र में आगे है तो उसको अपने क्षेत्र में शामिल कर लो। ठीक है। इस प्रकार से परिषद के सदस्यों को शासन संबंधी विषयों पर प्रश्न पूछने और बजट पर विचार विमर्श करने का भी अधिकार दिया गया इस अधिनियम के द्वारा 1892 में। और इस प्रकार नाम मात्र के लिए भारतीय प्रतिनिधियों को शासन संबंधी अधिकार भी मिला। कैसा? नाम मात्र के लिए, मतलब मिला लेकिन नाम मात्र के लिए मिला। क्लियर। और 1885 ईस्वी में आप देखते हैं 1885 ईस्वी में आप देखते हैं कि एक जो है संस्था की स्थापना होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस पार्टी सरकार पर दबाव भी डाल रही थी उस समय। 1885 में स्थापना हो जाती है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जो है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट मतलब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो है उन्होंने एक प्रकार से इसका निर्माण करवाया और अध्यक्षता करी जो है WC बनर्जी ने, व्योमेशन बनर्जी ने। तो भारतीयों को शासन में अधिक से अधिक अधिकार दिया जाए, इसको लेकर के दबाव डाल रही थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी, INC भी। INC माने इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके चलते 1892 ईस्वी के अधिनियम में क्या किया गया कि भारतीयों को अधिक सुविधाएं दी गई थी 1892 ईस्वी के अधिनियम में। 11वां प्रश्न आप देखेंगे 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी भाई, समझते हैं। 1861 के अधिनियम में कमियों मतलब कि 1861 के जो अधिनियम था उसमें जो कमियां चूँकि रह गई थी, तो उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए उन्हीं कमियों को देखते हुए 31 वर्ष के बाद में 1892 ईस्वी में भारतीय शासन अधिनियम पारित किया गया। और इस अधिनियम की मुख्य विशेषता कई थी। आइए उन विशेषताओं को हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। पहली विशेषता इसकी ये थी 1892 के अधिनियम की पहली विशेषता थी केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि कर दी गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद की जो सदस्य संख्या थी उसमें वृद्धि कर दी गई। दूसरी विशेषता यह थी कि सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में नियम बनाने का जो अधिकार था ये वायसराय को दे दिया गया। तीसरी विशेषता इसकी ये थी 1892 के अधिनियम की कि विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। पहले सदस्य सरकारी हुआ करते थे, मतलब कि एक सदस्य सरकारी, दूसरे गैर सरकारी और तीसरे परोक्ष रूप से निर्वाचित होने वाले गैर सरकारी सदस्य। यानी जो निर्वाचित होते थे, आपको बता दो 6, 12 और 18 जो समय समय पर हुए हैं। 1858 ईस्वी के अधिनियम, फिर 1861 का, फिर 1800 आप देखते हैं मतलब 92 का। ठीक है। तो ये इस प्रकार से। और चौथी बात इसमें विशेषता ये है इस अधिनियम की 1892 की कि विधान परिषद के अधिकारों में भी वृद्धि कर दी गई। और पांचवा विशेषता इसकी ये है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में पूर्व की तरह सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया। तो इस प्रकार से तमाम सारी विशेषता जो हैं ये इसकी हैं। क्लियर, समझ में आ गई बातें।
92 के अधिनियम के कुछ खास बातें थी, इस 5 पॉइंट के माध्यम से मैंने आपको बताई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो मैं जो है इसके बारे में और आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो इन सभी का आप लोग जो है प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और नहीं तो कहेंगे तो मैं इसका पीडीएफ भी देने का प्रयास करूंगा। लेकिन तो आप अभी तक मैं तो यही कहूँगा कि आप सभी लोग जो है इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे और सुन भी लेंगे, तो आपको अधिकतर मतलब कि अच्छा समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 12वां प्रश्न। आप देखते हैं 12वां प्रश्न जो है ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, हमेशा आता है। 1919 के अधिनियम में उत्तरदायी शासन की स्थापना क्यों नहीं हो सकी, बताएं। 1919 के अधिनियम को मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। आप देखते हैं 1800 मतलब कि 1861 में जो कमियां रह गई 1858 में, वो 1861 में की गई। 1861 में जो कमियां रह गई 1800 आप देखते हैं 82 मतलब उसमें आकर के 1892 में होंगी। 92 में जो कमियां रह जाएंगी वो 1909 में होंगी। 1909 में जो कमियां रह जाएंगी वो आकर के मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम होगा, यानी 1919 में अधिनियम आएगा। 1919 की कमियों को भरने के लिए 1935 का अधिनियम आएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि अधिनियम आते रहते हैं, चीज़ों को ध्यान में रख करके। तो 1909 के अधिनियम में भारतीयों के लिए उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी, यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भारत मंत्री थे लॉर्ड मार्ले और वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। उनमें से किसी ने भी इसकी स्थापना की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया था, और वायसराय लॉर्ड मिंटो ने कई कल्याणकारी योजनाओं के लिए अनेक सुझाव दिए थे, और उन्हीं के सुझावों से सहमत होकर के भारत मंत्री लॉर्ड मार्ले ने ब्रिटिश संसद में भारत के प्रतिनिधि के रूप में एक बिल प्रस्तुत किया, और इस बिल में उन्होंने भारतीयों के लिए कई सुझाव देने की पेशकश की। लेकिन उत्तरदायी शासन के संदर्भ में लॉर्ड मार्ले ने कहा कि हमारा कोई ऐसा विचार नहीं है जिससे हम भारतीयों को उत्तरदायी शासन दे सकें। और इस प्रकार क्या हुआ कि लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो ने उत्तरदायी शासन में अनिच्छा दिखाई, मतलब उन्होंने इसमें इच्छा नहीं दिखाई, जिसके कारण से वह कानून नहीं बन सका और अच्छे तरीके से नहीं आगे बढ़ सका। 13वां प्रश्न आप देखेंगे क्या है। 13वां प्रश्न है कि मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। चलें, अगर प्रश्न क्या है कि मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, पृथक प्रतिनिधित्व मतलब क्या होता है, अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का वर्णन कीजिए। 1909 ईस्वी का जो अधिनियम है, इसके द्वारा क्या किया गया कि मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर दी गई, और इस पृथक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत उस निर्वाचन क्षेत्र के मुस्लिम मतदाता किसी मुस्लिम प्रतिनिधि का चुनाव करते थे। यानी कि मुस्लिम क्षेत्र जो था वहाँ से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई कि भाई मुस्लिम लोग अलग से लड़ेंगे, मुस्लिमों के लिए अलग से व्यवस्था करी गई। ठीक है, और उनके लिए विधान परिषदों में स्थान भी सुरक्षित कर दिया गया। ये सब चीज़ें की जा रही थी ताकि जो है आप देखते हैं 1905 ईस्वी से ही चीज़ें चल रही। 1905 में भंग किया गया। अंग्रेजों को लग रहा था कि अगर मुस्लिम और हिंदू की एकता को अगर हम बीच से काट देंगे, यानी उनके बीच में दरार डाल देंगे, तो फिर जो है एक प्रकार से दिक्कत है। और इन्हीं सभी चीज़ों के कारण से आप देखते हैं कि जो है मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो जाती है। तो खास करके 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने के बाद में लॉर्ड मिंटो वायसराय बन करके भारत आया, तो मुसलमानों का एक शिष्टमंडल उनसे मिला, और उस शिष्टमंडल ने अपने लिए अलग से निर्वाचन की मांग भी करी थी, और जिससे विधान परिषदों में हमारा भी उचित प्रतिनिधित्व हो सके, ऐसा मुसलमानों की मांग थी। और 1909 ईस्वी के अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है ब्रिटिश जो है लोगों के द्वारा, और ऐसा भी कहा जाता है कि वायसराय के सामने मुसलमानों ने पृथक निर्वाचन की मांग अंग्रेजों के उकसावे पर की थी। यह बात भी पता चलती है नवीन शोधों के हिसाब से। तो क्या जो है अंग्रेजों के उकसावे पर बात हुई थी, या फिर जो है एक प्रकार से पहले से इन लोगों के मन में चल रहा था। तो भाई देखिए मुसलमान लोगों ने क्या किया, उनको लग रहा था चूंकि हिंदू मुस्लिम एकता बड़ी प्रबल थी। अब क्या हुआ कि 1905 में भंग हुआ, बंगाल का विभाजन करवाने का प्रयास किया, बंगाल विभाजन किया गया, और इसके तहत इसका जब घोर विरोध हुआ तो इसका मतलब कि यही सब चीज़ें हुई। तो इससे अंग्रेजों को लग रहा था कि अगर ये काम हो जाता है, हिंदू मुस्लिम की एकता को भंग कर दिया जाता है, तो फिर हम यहाँ पर और दिनों तो शासन कर सकते हैं। अगर नहीं भंग करेंगे मतलब हिंदू मुस्लिम की एकता को, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करी गई, और खास करके मुस्लिमों के द्वारा मांग भी गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा, मतलब एक शिष्टमंडल था मुसलमानों का, उसने जा करके कहा था खास करके कि भाई हमको अलग से निर्वाचन की चीज़ें करनी है।
और इस पृथक निर्वाचन की व्यवस्था ने हिंदुओं और मुसलमानों को सदा के लिए अलग कर दिया। यही कारण था मुख्य रूप से, जिसके कारण से आप देखते हैं हिंदू मुस्लिम में दरार पड़ती है। मुस्लिम लीग की भी स्थापना आप देखते हैं हो जाती है, और आप देखते हैं कि दो फाड़ हो जाते हैं। जिन्ना सोचते हैं कि हम सर्बे सर्बा हैं। कांग्रेस के लोग तो भाई शुरू से मेहनत कर रहे थे। अब क्या हो रहा था कि अब यही लग रहा था कि भाई अब तो एकदम से तय हो गया था, जब मुस्लिम लीग बनी तभी से मान लो तय हो गया था कि अब जो है पार्टीशन होना ही एकदम से धीरे धीरे कर करके मानसिकता बनती आती। 1930 में एकदम से साफ इरादा हो जाता है कि भाई अब अलग होना ही है। पार्टीशन 1930 से ही आगाज कर दिया था मुस्लिम लीग ने, ठीक है, कि भाई अलग लेना है जिन्ना। आगे देखते हैं 14 नंबर प्रश्न आपका है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की महत्ता पर प्रकाश डालिए। 1909 ईस्वी के बाद में 1919 का अधिनियम आता है भारत में। 1919 के भारतीय शासन अधिनियम में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई जिससे इसका महत्व बढ़ जाता है। 1919 का जो अधिनियम है इसको मॉन्टेग्यू सुधार मतलब चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं, और 1909 का जो अधिनियम है उसको मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। क्लियर, समझे इसको। चूंकि मार्ले उस समय थे, मैंने आपको बताया था कि मार्ले और मिंटो, मिंटो तो कौन थे, लॉर्ड मिंटो जो थे वह वायसराय थे, और इसके अलावा जो है क्या थे, लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो, ये दोनों एक प्रकार से क्या थे भाई, इन्हीं दोनों के समय में 1909 का जो अधिनियम था वो आया था, इसीलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं, ठीक है। लेकिन उन लोगों ने अनिच्छा जताई थी, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है 1919 के बारे में। 1919 का जो एक प्रकार से अधिनियम आया भारत में, उसकी महत्ता पर प्रकाश डाली। तो 1919 के भारतीय शासन अधिनियम की कुछ ऐसी विशेषताएं की जिससे इसका महत्व बढ़ जाता है। पहली विशेषता इसकी ये है, ये इसका महत्व ये है भारत शासन अधिनियम 1919 के, कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना प्रारंभ की गई। दूसरी व्यवस्था यह है कि इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में संसदीय शासन प्रारंभ करने का वचन दिया था। तीसरी बात यह कि भारतीयों को प्रशासन में भाग लेने के लिए अधिक अवसर इसी अधिनियम के द्वारा दिया गया, 1919 के अधिनियम के द्वारा। चौथी महत्व इसकी यह है कि इस अधिनियम के द्वारा 1919 के अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत को प्रतिनिधि शासन व्यवस्था के लिए तैयार किया, और साथ ही उसने मताधिकार की संख्या में वृद्धि करने का भी वचन दिया। और पांचवा इसकी जो महत्व बात यह है, पांचवी महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रिटेन का जो यहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होता था, मतलब भारत में, उसे ब्रिटिश राजकोष से वेतन देने की व्यवस्था की गई। और इससे पहले अभी तक जो भारत मंत्री हुआ करते थे, पहले भारत मंत्री के पद पर ब्रिटेन के लोग हुआ करते थे, भारत मंत्री के रूप में आते थे यहाँ पर। तो उनका जो मतलब कि जो उनको दिया जाता था मतलब पैसा, वो भारत से ही दिया जाता था पहले। लेकिन इसमें क्या किया गया, अब ब्रिटिश राजकोष से जो है पैसा देने लगे, मतलब दिया जाएगा इसको, ये बात कही गई, जिससे भारत पर आर्थिक बोझ को टाला जा सकता था। छठवीं बात ये, गवर्नर जनरल की कार्रवाई में 2 स्थान भारतीयों के लिए सुरक्षित कर दिया गया था, और भारतीयों के लिए ऐसी व्यवस्था होने से वे अपने पक्ष को आसानी से सरकार के सामने प्रस्तुत कर सकते थे। तो ये एक बड़ी अच्छी व्यवस्था धीरे धीरे करके आने लगी। और आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। 15वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, आपसे पूछा गया है कि 1919 का भारतीय शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्यों पारित किया गया। 1919 के सुधार अधिनियम से भारतीय जनता की आशाएं पूरी नहीं हुई थीं, और शासन संबंधी कार्यों में अधिकारों के लिए भारतीयों द्वारा मांग जो की जा रही थी। इसी समय 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध भी प्रारंभ हो गया था, और ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा करी थी कि यह युद्ध साम्राज्यवाद के विरुद्ध युद्ध लड़ा जा रहा है। इससे भारतवासियों को आशा हुई कि युद्ध के बाद भारत को आज़ादी मिल जाएगी, और भारत ने जन धन दोनों से क्या किया, अंग्रेजों की पूरी सहायता करी प्रथम विश्व युद्ध में। और जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1918 ईस्वी में, 4 साल तक चला था, तो उसके बाद में अंग्रेज अपने दिए गए जो आश्वासन था अंग्रेजों का, उसको भूल जाते हैं। नहीं, साम्राज्यवाद के जो विरुद्ध युद्ध बताया था वो भूल गए ये लोग, अंग्रेज लोग। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि देश जो था अपना भारत, उसमें भारत देश में असंतोष बढ़ने लगता है। और इस असंतोष को दूर करने के लिए ब्रिटिश शासन के द्वारा 20 अगस्त 1917 को यह घोषणा की गई थी कि भारत में अंग्रेजी शासन का लक्ष्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है, और इसीलिए भारतीयों को अधिक से अधिक शासन संबंधी अधिकार प्रदान किए जाएंगे। और इसी आधार पर क्या किया गया, 1919 ईस्वी में भारतीय शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत के जो विचार थे, मतलब भारत के लोगों की जो मांग थी, उस मांग को ध्यान में रखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
16वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका। 1917 में सन 1917 में मांटेग्यू द्वारा सुधारों के लिए की गई घोषणा का उल्लेख कीजिए। 1909 के भारतीय शासन अधिनियम में व्याप्त कमियां तथा 1916 में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके कारण से ब्रिटिश सरकार इस बात के लिए मजबूर हो गई कि वह भारतीयों को कुछ नए अधिकार दे, और इसीलिए भारत मंत्री थे उस समय मांटेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा क्या करी, उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार की नीति जिससे भारत सरकार पूर्ण रूप से सहमत है यह है कि भारतवासियों को शासन के प्रत्येक विभाग में अधिक से अधिक भागीदार बनाया जाए और ऐसी संस्थाओं को उत्साहित किया जाए जो स्वशासन के कार्यों में लगी हुई हैं। किसके कार्यों में? स्वशासन के कार्यों में लगी हुई हैं, जिससे भारत को धीरे धीरे उत्तरदायी शासन की नींव रखी जा सके और ब्रिटिश सरकार के अंदर रहकर स्वतंत्र रूप से काम कर सके भारत। तो ये व्यवस्था मतलब ये बताया किसने? भारत मंत्री था मांटेग्यू। तो इसीलिए इसको मांटेग्यू चम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, जो कि चम्सफोर्ड उस समय थे और मांटेग्यू की इस घोषणा से भारत का कोई भी राजनीतिक दल संतुष्ट नहीं हुआ कि इससे भारत को कोई न्याय मिलने वाला है। बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1919 का अधिनियम पारित कर दिया। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे 1917 ईस्वी 17वां प्रश्न आपका आ चुका है। ये बात जो मैंने आपको बताई चम्सफोर्ड का, वो 1917 में उन्होंने कहा था। संविधान लागू होने के पूर्व भारत शासन का किस अधिनियम के द्वारा चलाया जा रहा था? तो 1919 में जो कमियां रह गई थी उसी कमियों को भरने के लिए खास करके या और जो मांगे भारतीयों की थी उसको पूरा करने के लिए अधिनियम बनाया जाता है 1935 का अधिनियम। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है ये सबसे एक प्रकार से आप देखते हैं इससे लगभग 100 से अधिक अनुच्छेदों को भारतीय संविधान में या तो हूबहू ग्रहण कर लिया गया है या फिर उसमें कुछ संशोधन करके उसको ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में आता है और ये हमारे संविधान का स्रोत कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो चाहे दोनों में से कोई प्रश्न पूछा जाए आप आसानी से समझा पाएंगे। देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में 1935 के अधिनियम का विशेष महत्व है और इस अधिनियम में अधिकांश व्यवस्थाएं भारतीयों के अनुरूप की गई थी। मतलब भारतीय मांगों को ध्यान में रख करके भारत में जो 1919 का जो अधिनियम था, 1909 का जो अधिनियम था, इन सभी चीज़ों को जो भी कमियां रह रही थी इन सभी अधिनियमों में, इन सभी कमियों को पाटने की दृष्टि से, इन सभी कमियों को पूरा करने की दृष्टि से जो 1935 का अधिनियम जो है आया। ठीक है, और भारतीयों के अनुरूप था और इसी अधिनियम के द्वारा भारतीयों को उनके अधिकार सुरक्षित रखने की बात कही गई थी। सन 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के लागू होने के साथ ही साथ भारत की शासन व्यवस्था को एक नई दिशा मिली और भारतीय संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी तक भारत का शासन 1935 के अधिनियम के द्वारा चलाया जा रहा था। 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम को भारतीय संविधान का स्रोत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माण में 1935 के अधिनियम के अधिकांश प्रावधानों को स्वीकार किया गया है। लगभग 100 से अधिक अनुच्छेदों को भारतीय संविधान में हूबहू ग्रहण कर लिया गया है या फिर उसमें कुछ संशोधन करके उसमें ले लिया गया है। 1935 ईस्वी का जो अधिनियम है इसके भारतीय शासन अधिनियम जो है उसमें जो कमियां दिखाई दे रही हैं थी उन्हें निकाल दिया गया, शेष बातों को संविधान में जगह दे दी गई और इसीलिए अधिकांश विचारक 1935 ईस्वी के अधिनियम को भारतीय संविधान का प्रबल स्रोत मानते हैं। क्यों मानते हैं? चूंकि बहुत सारे अनुच्छेद, बहुत सारी चीज़ें 1935 की संविधान में हैं, जो कमियां थी जो लगता था कि भाई चेंजमेंट करना, उसको चेंजमेंट करके बाकी वैसे रख दिया गया था। 18वां प्रश्न आप देखेंगे, आपका परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम को एक बहुत लंबा अधिनियम क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? चूंकि 1935 के अधिनियम के जो 1935 का भारतीय शासन अधिनियम है उसको एक बहुत लंबा एवं जटिल अधिनियम माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि समझें इसको थोड़ा सा, इसलिए माना जाता है मेरे भाई क्योंकि इससे पहले बने सभी अधिनियम काफ़ी संकुचित थे और वे भारतीयों को संतुष्ट करने में सफल नहीं थे। ये बड़ा था एक प्रकार से और सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके बनाया गया था। 1935 ईस्वी के पूर्व बनाए गए सभी भारतीय शासन अधिनियमों में कुछ कमियां रह गई थी जिसके कारण से उनका परित्याग कर देना पड़ा, चाहे ब्रिटिश सरकार को, और इन सभी कमियों को दूर करने के लिए 1935 का अधिनियम बना
जो बहुत लंबा अधिनियम माना जाता है। और इस अधिनियम में 451 धाराएं थीं, 15 अनुसूचियां सम्मिलित थीं। ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, आपको याद होगा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कुछ प्रस्ताव पारित किए गए थे जिसे श्वेत पत्र नाम दिया गया था। और श्वेत पत्र प्रकाशित होने के बाद संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त कमेटी बनाई गई जिसमें कुछ भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। इस कमेटी ने श्वेत पत्र के प्रस्तावों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करी और इसी रिपोर्ट के आधार पर 1935 का अधिनियम पारित हुआ था। 1935 के अधिनियम में अधिकांश बातों को शामिल किया गया था जिसके कारण यह अधिनियम लंबा हो गया था। और इसी अधिनियम को भारतीय शासन भारतीय संविधान का आधार बनाया गया, आधार माना गया। और इसी भारतीय संविधान में, इसीलिए आप देखते हैं भारतीय संविधान भी काफ़ी लंबा और जटिल हो गया है, चूँकि लगभग 100 से अधिक अनुच्छेदों को इसमें शामिल कर लिया गया। तो भारत शासन भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि अर्ध संघात्मक होते हुए भी भारतीय संविधान को संघात्मक क्यों कहा जाता है। देखिए उत्तर, भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। अनुच्छेद भारतीय संविधान का 1 आर्टिकल 1 जो है भारतीय संविधान का कहता है कि भारत जो इंडिया या फिर भारत जो कि इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा, यानी भारत राज्यों का संघ होगा। ये पहले अनुच्छेद में बात कही गई है। ठीक है। तो संघात्मक शासन अपनाए जाने के बाद भी संविधान में एकात्मक शासन के लक्षण भी दिखाई देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। ऐसा इसीलिए किया गया जिससे संघ की इकाइयाँ मनमानी ना कर सकें। यानी जो राज्य है भारत के, जैसे मान लेते हैं उत्तर प्रदेश का मन करे कि भाई हमको अलग भागना है, दूसरा देश बनना है, जम्मू कश्मीर को या फिर अलग देशों को। क्योंकि जिस समय भारत को इकट्ठा किया गया उस समय की स्थितियाँ थी कि जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ये सब भारत में भी नहीं मिलना चाहते, स्वतंत्र राज्य बनना चाहते, स्वतंत्र देश की मांग कर रहे थे। तो ऐसे में उस समय सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अगर मान लेते क्या कौन सी ऐसी व्यवस्था अपनाई जाए जिस व्यवस्था को अपनाने से ये राज्य जो है बाद में हट ना सके। तो भारत देश में क्या है, कैसी व्यवस्था है, भारत देश की ये व्यवस्था है कि भारत के देश में आप शामिल तो हो सकते हैं लेकिन बाहर निकलने की कोई प्रक्रिया नहीं है। यानी कोई राज्य अगर चाहे भारत देश से बाहर निकलने का कि भाई हमको जो है अपना देश बनाना है, मान लीजिए जम्मू कश्मीर वाले चाहें कि हमको एक अलग देश बनना है अभी से, तो क्या बना पाएंगे? नहीं बनेगा। हैदराबाद चाहे बन पाएगा? नहीं बनेगा। ठीक है। पश्चिम बंगाल सोचे हमको अलग देश बन जाए तो नहीं बन पाएगा, अलग भी नहीं हो सकता। भारत का कोई ज़मीन का टुकड़ा भारत से अलग नहीं हो सकता, मिल तो सकता है लेकिन अलग नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि जिसमें संघ की इकाइयाँ मनमानी ना कर सकें, उन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण हो, इसीलिए अर्ध संघात्मक व्यवस्था है अपने यहाँ की। अर्ध संघात्मक होते हुए भारतीय संविधान को संघात्मक कहा जाता है। इसके भी कई सारे कारण हैं। पहला कारण ये है इसका कि संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य के मध्य स्पष्ट रूप से शक्ति का विभाजन कर दिया गया है कि कौन से चीज़ों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है या बनाएगी और कौन से मुद्दों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी और कौन से मुद्दे पर दोनों सरकारें कानून बनाएगी। अब मान लेते कोई विषय, मान लेते शिक्षा का विषय है, शिक्षा पर राज्य सरकार भी कानून बनाती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। अब मान लेते हैं कि केंद्र सरकार कानून बनाए शिक्षा पर और राज्य सरकार भी उसी मुद्दे पर कानून बना दे, तो राज्य सरकार का कानून नहीं मान्य होगा। ठीक है। केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। या कोई राज्य सरकार कोई कानून बनाए हुई है पहले से और केंद्र सरकार चाहे कि ये कानून जो है नहीं, दूसरा कानून कोई बनेगा तो केंद्र सरकार दूसरा कानून बना सकता है। ठीक है, क्लियर बात है। तो ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि केंद्र और राज्य की अलग अलग सरकारें होती हैं। ये भी एक प्रकार से अर्ध संघात्मक होते हुए भारतीय संविधान संघात्मक कहा जाता है। तीसरी बात है कि केंद्र और राज्य दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ठीक, केंद्र सरकार अलग है, राज्य सरकार अलग है, लेकिन फिर भी एक संघ है। अगला स्वतंत्र न्यायपालिका है भारत की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है। पांचवा है आपका संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान ही सर्वोच्च है भारत में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। संविधान का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। 20वां नंबर प्रश्न देखेंगे, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के क्या कारण हैं?
तो सामान्य रूप से राज्य स्तरीय दलों को क्षेत्रीय दल के नाम से संबोधित किया जाता है। भारत में 1967 ईस्वी के बाद आप देखेंगे क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति तेजी के साथ होने लगती है और इन दलों ने केंद्रीय राजनीति को प्रभावित किया है, जिसके कारण से अब केंद्र में किसी भी दल को बहुमत मिलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। और क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति के कई सारे कारण हैं। कौन कौन से कारण है भाई क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति के, आइए समझ लेते हैं। पहला कारण ये है भाई, पहला कारण ये है कि उस क्षेत्र का समुचित आर्थिक और सामाजिक विकास ना हो पाना, ये भी एक प्रकार से क्या होता है, ये भी क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति का मुख्य कारण होता है। जब किसी क्षेत्र का समुचित तरीके से आर्थिक और सामाजिक विकास नहीं होता है तो वहाँ पर क्षेत्रीय दल जो होते हैं उनकी उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। दूसरा कारण ये है कि संकीर्ण नेतृत्व होता है। जब जब कोई नेता जो होता है वो केवल संकीर्णता पर ध्यान देता है, यानी कि केवल कुछ ही क्षेत्रों में काम करता है, तो अलग अलग क्षेत्र वाले जो व्यक्ति होते हैं वो फिर संगठन बनाना प्रारंभ कर देते हैं। तीसरी बात ये कि क्षेत्र में लोगों की बढ़ती हुई जागृति, यानी क्षेत्र में लोगों की बढ़ती हुई जागृति भी कहीं ना कहीं पे क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति का एक कारण है। चौथा कारण ये आप लिख सकते हो कि मतलब केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का होना, इससे भी क्षेत्रीय दल जो होते हैं ये बनते हैं। पांचवा इसका कारण ये है कि केंद्र में एक दलीय सरकार की निरंकुशता के परिणाम स्वरूप भी आप देखते, ताकि ये एक दलीय अगर सरकारें हो जाएंगी तो निरंकुश हो जाएंगी सरकारें, मन मर्जी करेंगी, जो मन आएगा वो करेंगी। और इसीलिए खास करके इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये किया, मतलब राजनीतिक दलों की या राजनीतिक जो एक प्रकार से वो होते हैं, क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय समूह होते हैं, उन क्षेत्रीय जो दल होते हैं उनका विकास होता है। छठवां यह है कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, भाषाई राज्यों पर, मतलब भाषाई आधार पर जब राज्यों का गठन किया गया तो इसके परिणाम स्वरूप भी क्या होता है, क्षेत्र मतलब कि जो है क्षेत्रीय दल है उनकी उत्पत्ति होती है। 21 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। 21वां प्रश्न आपके लिए बढ़िया है। प्रश्न क्या है, क्षेत्रीय और राजनीतिक, मतलब क्षेत्रीय एवं राजनीति, मतलब राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में क्या अंतर होता है स्पष्ट करें। तो क्षेत्रीय और राजनीतिक दलों में निम्नलिखित मुख्य अंतर देखे जाते हैं। कौन कौन से अंतर है। पहला अंतर आप लिखेंगे भाई, क्षेत्रीय और राजनीतिक दल जो होते हैं इनमें क्या अंतर होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। पहला अंतर होता है कि क्षेत्रीय दल किसी क्षेत्र विशेष से अपना संबंध रखते हैं, मतलब कोई क्षेत्र होगा उसी क्षेत्र से अपना संबंध रखते हैं भाई, कौन, क्षेत्रीय दल। और खास करके वे उसी क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं जिस क्षेत्र को ध्यान में रख करके उन्होंने खास करके क्या बनाया भाई, जिस क्षेत्र को ध्यान में रख करके उन्होंने अपना दल बनाया है उसी क्षेत्र के विकास करने के उद्देश्य से अपना दल मतलब बनाते हैं और उसी का विकास करते हैं। जबकि राष्ट्रीय दल जो होता है पूरे देश से अपना संबंध रखते हैं। दूसरा प्रश्न, मतलब दूसरा इसका अंतर ये है कि क्षेत्रीय दल अपना विकास चाहते हैं, वे राष्ट्रहित को गौण मानते हैं, जबकि राष्ट्रीय दल संपूर्ण देश का विकास चाहते हैं, वो केवल एक क्षेत्र का विकास चाहते हैं। तीसरा आप देखेंगे पॉइंट ये है कारण कि क्षेत्रीय दल के विचार संकीर्ण होते हैं, वे केवल अपने क्षेत्र, अपने जाति, अपने धर्म का ही हित देखते हैं, जबकि राष्ट्रीय दल संपूर्ण राष्ट्र के हितों को महत्व देते हैं। चौथा पॉइंट, क्षेत्रीय दल नेताओं के व्यक्तित्व से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जबकि राष्ट्रीय दल में नेताओं की अपेक्षा पार्टी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो ये कई सारी चीज़ें हो गई जो कि मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। 22 नंबर प्रश्न आपका कि क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय दलों को मान्यता किस आधार पर दी जाती है। तो कई सारी आधार, मतलब कि जो इन शर्तों को पूरा करते, कई सारे शर्त हैं, उन शर्तों को पूरा करने वाले दलों को क्षेत्रीय दल की मान्यता दी जाती है। पहला क्या पॉइंट है, लोकसभा के लिए उस राज्य से निर्वाचित प्रत्येक यानी 25 सदस्यों का या फिर उस संख्या की किसी भी, मतलब किसी भिन्न के पीछे कम से कम एक सदस्य निर्वाचन द्वारा सदन में भेजा जा चुका हो। ठीक है, तो आप फिर क्षेत्रीय राज्य स्तरीय दल बना सकते हैं। या फिर उस राज्य की विधानसभा के लिए प्रत्येक 30 सदस्यों के पीछे कम से कम एक सदस्य उस दल का निर्वाचित हो, तब आप जो है एक राज्य स्तरीय दल बना सकते हैं। ओके। दूसरी बात ये कि राज्य में हुए लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में यानी चुनाव में कुल वैध मतों का, यानी मान लेते कुल वैध मत है आपका 100%। 100% तो कुल वैध मत होता नहीं है, मान लेते हैं 80% आपका होता है, 20% इनवैलिड हो गया, तो 80%। तो कुल वैध मतों का यानी 80% का कितना, 4%, यानी 4/100 कितना हो जाएगा भाई, 0 0 काट दो,
दो, दो पंचे 10, 5, 8 दूनी 16, 16/5। ठीक है, ये चीज़ें आपकी, यानी कि इतना लोग जो है लगभग 16 कितने होने चाहिए भाई? राज्य में लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन के कुल वैध मतों का 4% मत उससे अवश्य प्राप्त हो, यानी कि 4% अगर वो वैध मत है, अगर मान लेते हैं कि 100% मानेंगे, अगर हम आप कुल मिलाकर के मान लेते हैं वैध मत जो है आपके 100 मान लो, तो 100 में से 4 आदमी जो हैं वो कम से कम आपके क्या हों, 100 में से 4 आदमी आपके जीतने चाहिए। अगर 100 लोग लड़ रहे चुनाव, मतलब कि सॉरी 100 मतलब कि वैध मत है, मतलब कि 100 मान लेते किसी एरिया में जो है मान लेते हैं 110 वोट है और उनमें से 100 वोट पड़ा, ठीक है, तो उनमें से आप देखते परसेंटेज के हिसाब से होता है। ठीक है, तो इसका मतलब लगभग आपका 16/5, यानी लगभग आपका 5 दूना 10, लगभग 3-4 जो है वोट उनमें से आपको मिलना चाहिए 80 में से। क्लियर? अगला प्रश्न आप देखते हैं, मतलब उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने वाले किसी दल को निर्वाचन आयोग के द्वारा क्षेत्रीय दल की मान्यता देता है और मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल का चुनाव चिन्ह आधा मतलब आरक्षित कर जाता है कि भाई अब इस चुनाव चिन्ह को कोई दूसरा नहीं ले पाएगा। अब ये तुम्हारा, जैसे कि मानते राज्य स्तर की जो पार्टी है सपा हो गई, तो सपा का चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल। तो साइकिल अब किसी को और नहीं मिलेगी, आरक्षित है वो, रिजर्वेशन है उनका। ठीक है, कमल किसका है? वो तो भाई केंद्रीय सत्ता मतलब वो है, तो अब कमल कोई और नहीं पाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न आपका, कांग्रेस के सहयोगी के रूप में केंद्र में बनी संविध सरकारों पर प्रकाश डाले। संविध सरकार माने होता है एक प्रकार से संविदा वाली, जो एक प्रकार से जो सरकारें होती संविध वाली। ठीक है, भारत में केंद्र में संविध सरकारों का युग 1969 में प्रारंभ हुआ, जब सत्ताधारी का जो है कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया। संविदा माने एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर, मतलब कि कुछ सांसद इनके, कुछ सांसद इस प्रकार से। ठीक है, पूर्ण बहुमत वाली नहीं, मतलब कि 2-3 पार्टी मिल करके। तो जब सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया, जिसके कारण सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी अल्पमत में आ गई, ऐसे में श्रीमती इंदिरा गांधी ने द्रमुक, वामपंथी और कुछ अन्य छोटे छोटे दलों से सहयोग लिया था। अब तक कांग्रेस के सहयोगी के रूप में निम्न संविध सरकारें बनी हैं, जिनमें से नेतृत्व कांग्रेस के पास ही रहा है। संविध सरकार मतलब होता है कि मतलब सहयोगी गठबंधन का सरकार। ठीक है, तो पहला सरकार कब बना भाई? 1969 से 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सरकार चली। दूसरी बार 1991 से 1994 तक बीपी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में। तीसरी बार मई 2004 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार। ये सब गठबंधन की। उपर्युक्त के अतिरिक्त कांग्रेस पार्टी के समर्थन में कई बार संविध सरकारें बनी, जिसके पास आप देखते हैं, जिसमें कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं रहा। जैसे 1969 में चरण सिंह हो गए। ठीक है, चौधरी चरण सिंह। 1990 से 1991 में चंद्रशेखर। 1996 से 1997 में HD देवगौड़ा। 1997 से 1998 में इंद्र कुमार गुलजार कांग्रेस के सहयोग से प्रधानमंत्री बने हुए थे। तो एक प्रकार से ये जो संविध सरकारें होती है, इसका मतलब होता है जो गठबंधन से, यानी कई पार्टी मिल करके जब सरकार बनाती तो वो। क्लियर? तो एक प्रकार से इतने यहाँ तक प्रश्न आपका हो गया 22-23 नंबर तक। और बाकी जो है, बाकी जो प्रश्न आपके बच रहे हैं, इनको मैं नेक्स्ट डे आपको करवा दूंगा, क्योंकि बड़ा लंबा वीडियो हो जाता है तो आप भी नहीं देख पाते हैं, और मुझे भी एक प्रकार से लगातार 2-3 घंटे पढ़ाने में दिक्कत होती है। और उस अभी हमारा गला खराब था कुछ दिन पहले से, तो उसी के चलते जो है ज़्यादा लगातार बोलने में दिक्कत होती है, मना किया गया, तो इसीलिए 1 घंटे ही रखते हैं। फिर 1 घंटे किसी दिन पार्ट 2 नाम से, यानी कि दूसरा पार्ट आएगा इसका महासंग्राम का। ऐसे शिक्षा सत्र का भी एक पार्ट आया हुआ है महासंग्राम का, और सेकंड वाला पार्ट अभी नहीं आया हुआ, जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभी बहुत सारे आपके प्रश्न बचे हुए हैं, तो सेकंड वीडियो के लिए आप देखते हैं, इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके बचे हुए हैं। इन सभी प्रश्नों को आप जानने के लिए आप सेकंड वाली जो वीडियो आएगी उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा जानकारी आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार के प्रश्नों के बारे में आप जो है जब नेक्स्ट वीडियो आएगी अपनी, तब आप देखिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देख लीजिए, बहुत सारे प्रश्न हैं। ठीक है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। और अब मैं आपको बता दूं कि इतिहास का क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया ऑब्जेक्टिव वाला, आप देख लीजिएगा इसको। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 ईस्वी से लेकर के 1950 मतलब ईस्वी तक, यानी जब तक संविधान लागू हो गया है, तो यहाँ तक इतिहास आपको पढ़ना है, खास करके इतिहास में BA 3rd सेमेस्टर में एग्जामिनेशन 2022-23 का। तो आपकी परीक्षा में भी ये प्रश्न आने वाले, जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिएगा।
ज्योग्राफी का भी मैंने सॉल्व करवा दिया है पेपर, वो भी देख लीजिएगा। महासंग्राम रिवीजन क्लास में मध्य मतलब कि इतिहास का भी हो चुका है आपका। यही जो क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवाया था इसी का ये महासंग्राम वीडियो, ये भी देख लीजिएगा। शिक्षा शास्त्र का भी एक पार्ट हो चुका है, एक पार्ट आने वाला है, इसको देख लीजिएगा। ओके, चलिए फिर सभी की वीडियो जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, आप आसानी से देख लीजिएगा। ओके, एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। सभी दोस्तों से यही रिक्वेस्ट रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।